अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म मैं अली। हूं तारक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है आर्टिकल 370 एंड 35 ए जम्मू कश्मीर। तो आज इसका तीसरा पार्ट है भाई। वीडियो देखते हैं और अपना बयान कर देंगे। कौन करते हैं? 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। जिस संकल्प के तहत दोनों देशों को सहमति दर्ज करानी थी अपनी, उस संकल्प में क्या बात थी वो आपको पता होनी चाहिए, वहां से चीजें आगे निकलती हैं। उस संकल्प के 3 हिस्से थे, 3 पार्ट्स थे। तो अगर मैं कहूं संकल्प 1948, आपने यूएन के बारे में खूब सुना होगा ना कि यूएन में क्या स्टैंड रहा भारत का। यूएन का जो रिजोल्यूशन है उसके 3 हिस्से हैं। जो पहला हिस्सा है वह सीज फायर ऑर्डर, यानी संघर्ष की समाप्ति का आदेश। दूसरे को बोलते हैं ट्रूस एग्रीमेंट। ट्रूस का मतलब है जिसको आप युद्ध विराम कह सकते हैं, युद्ध विराम समझौता। और तीसरे हिस्से को बोलते हैं अदर्स, अन्य बातें जो हैं वो अदर्स हैं। करीब 1.5 पेज का डॉक्यूमेंट है। उसमें जो मूल 1-2 बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए वो क्या है। सीज फायर आदेश है और इसका मतलब है कि जिस दिन दोनों देश इसको स्वीकार कर लेंगे उस दिन लागू होगा। और इसमें यह है कि दोनों देश युद्ध को वहीं रोक देंगे जहां रोकेंगे, वहीं हम तात्कालिक रूप से नियंत्रण रेखा बना लेंगे और युद्ध को रोककर आगे विचार करेंगे सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है। ये तो हो गया युद्ध रोकने का आदेश। सीज फायर जो अप्रैल में रेजोल्यूशन था, सीज फायर अंततः 31 दिसंबर 1948 को फाइनल हुआ और 1 जनवरी 1949 से युद्ध रुक गया। और जिस दिन युद्ध रुका उस दिन हम जहां पर थे उसको बोलते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल का मतलब जिस लाइन पर युद्ध विराम हुआ, संघर्ष रुका मतलब युद्ध रुका, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। ये सहमति बनी कि अभी के लिए हम इसको बॉर्डर मान लेते हैं और फिर सेकंड पार्ट पे आते हैं। यही सेकंड पार्ट सबसे डिबेटेबल है, जो भारत के पक्ष में है। इसका जो पहला पॉइंट है वो ये है क्योंकि पाकिस्तान ने, जिन्ना ने माउंटबेटन के सामने मान लिया था कि आजाद कश्मीर सेना में हमारे सैनिक भी शामिल हैं। इस बात को पाकिस्तान को मानना पड़ा यूएन में भी, क्योंकि भारत ने प्रमाण दिए इसके पक्ष में बहुत सारे। और इस वजह से यूएन का रेजोल्यूशन का सेकंड पार्ट ये कहता है कि चूंकि पाकिस्तान ने माना है कि पाकिस्तान के सैनिक कश्मीर की जमीन पर हैं, सबसे पहले पाकिस्तान अपने सैनिकों को, अपनी सेना को कश्मीर से वापस बुलाएगा। ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप, पाकिस्तान ने यह भी माना है कि उसके देश के बहुत सारे जनजातीय लोग जो जम्मू कश्मीर के निवासी नहीं हैं, इस समय जम्मू कश्मीर के संघर्ष में शामिल हैं। पाकिस्तान व्यवस्था करेगा कि वे भी जम्मू कश्मीर छोड़कर वापस पाकिस्तान आ जाएं। थर्ड पॉइंट में लिखा है, जब संयुक्त राष्ट्र आयोग भारत सरकार को सूचना देगा कि पाकिस्तान ने पहले दोनों कदम उठा लिए हैं, तब भारत सरकार अपनी सेना को पीछे लाना शुरू करेगी और कुछ समय के बाद श्रीनगर के इलाके से बाहर ले जाएगी। उसमें ध्यान रखना है, यूएन की तरफ से पहली 2 कंडीशंस पाकिस्तान पर लागू होती हैं और तीसरे में साफ लिखा है, जब आयोग भारत सरकार को सूचना देगा कि पाकिस्तान ने पहली दोनों कंडीशंस पूरी कर दी हैं, तब भारत अपनी सेना को पीछे हटाना शुरू करेगा। ये उसकी वर्डिंग है। और उसके बाद अदर्स में एक बात लिखी, एक 3 लाइन का एक पैराग्राफ है, उसमें लिखा हुआ है, दोनों देश इस बात पर सहमत हैं कि जम्मू कश्मीर का अंतिम फैसला जम्मू कश्मीर की जनता की इच्छा से होगा और जब पहली वाली कंडीशंस पूरी हो जाएंगी तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत जनमत संग्रह कराया जाएगा। उससे तय होगा कि जम्मू कश्मीर कौन से देश का हिस्सा बनना चाहता है। हमारा स्टैंड एकदम स्पष्ट है। देखिए, देश के इतिहास के मामले में ना शुद्ध आदर्शवादी होने से फायदा नहीं होता है, आपको यथार्थ को भी समझना चाहिए।
और जब नेहरू प्लेबिसाइट की बात कर रहे थे, ध्यान रखिएगा, नेहरू अच्छे से जानते थे कि जम्मू और लद्दाख भारत के पक्ष में है, कश्मीर मुस्लिम बहुल है, और कश्मीर का लोकप्रिय नेता शेख अब्दुल्ला था जो भारत के पक्ष में था, जो पाकिस्तान के पक्ष में एकदम नहीं था। जिस समय नेहरू प्लेबिसाइट की बात कर रहे थे, मेरी समझ कहती है कि नेहरू 100% श्योर थे कि प्लेबिसाइट से भारत में ही आएगा। जूनागढ़ में हम प्लेबिसाइट न भी करवाते, कौन रोक लेता हमें, पर हमने करवाया क्योंकि हम क्लियर थे वहां पर, हमें पता था कि करवा देंगे तो बात और पक्की हो जाएगी। नेहरू को इतना ही भरोसा उस समय कश्मीर पर था कि यहाँ की जनता भी भारत के पक्ष में रहेगी, क्योंकि शेख अब्दुल्ला बार बार ये बात कह चुके थे, और शेख अब्दुल्ला की दीवानगी उस समय कश्मीर घाटी में वैसी थी जैसी आजकल की सरकार की आजकल के देश में दिख रही है, कि लोग समझ रहे हैं कि हाँ, ये सरकार जो चीजें कही थी वो सब कर दी हैं। कुछ कुछ वैसी दीवानगी शेख अब्दुल्ला को लेकर उस समय वहां के समाज में थी। अब ये जो साइन किया दोनों देशों ने, उसके बाद सीज फायर हो गया और 1948 खत्म हुआ, और 48 खत्म होते होते ये हो गया कि जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा, जो 1/3 करीब 35% हिस्सा पाकिस्तान के हाथ में रह गया। ये 1.25 साल युद्ध चला है, 27 अक्टूबर 47 से 31 दिसंबर 48 तक युद्ध चला है, 1.25 साल तक। और इस 1.25 साल के युद्ध में एक एक मोहल्ले को खाली करवाना बड़ा मुश्किल काम हुआ है। भारत के करीब 1100 सैनिक मरे इस युद्ध में, पाकिस्तान के करीब 4000 सैनिक मरे इस युद्ध में, और उसके बाद 2/3 हिस्सा हमारे पास, 1/3 हिस्सा उनके पास रहा। कुछ लोग कहते हैं कि अगर नेहरू जी थोड़ा सा आदर्शवाद को और कंट्रोल कर लेते और सेना को बोलते कि निपटाई दो ना यार, 2-4 महीने और लगा लो, क्या हो गया, तो बात बन जाती शायद। पर नेहरू जी ने ऐसा क्यों किया होगा, उसके लिए थोड़ा सा हैदराबाद को समझिए, क्योंकि हैदराबाद में सितंबर 1948 में कुछ ऐसा हुआ जिसके एकदम बाद नेहरू जी पर यह दबाव आना शुरू हुआ। हैदराबाद में क्या हुआ था, और ये तीनों मामले आपस में लिंक्ड हैं। हैदराबाद का नवाब पता ही आपको, उसने नवंबर 1947 में क्या किया, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कर लिया, यानी 1 साल तक, यानी कि नवंबर 48 तक ना आप कुछ करना ना हम कुछ करेंगे। तो भारत सरकार मान गई थी, पटेल मान गए थे। और उस समय वहां एक संगठन था MIM, जो आज भी है। MIM है मजलिस ए इत्तेहाद उल मुस्लिमीन, इसकी फुल फॉर्म है। और ये संगठन रेडिकल मुस्लिम से संगठन है जो उस समय के नवाब का साथ दे रहा था। नवाब कहते कि नवाब ने ही इसको प्रमोट किया था संगठन को। उग्रवादी संगठन, आतंकवादी नहीं, उग्रवादी, मतलब उग्र विचार वाला संगठन था। उग्रवाद आतंकवाद में अंतर होता है कि हिंसा न हो तो उग्रवाद है, हिंसा हो तो आतंकवाद है। इसी MIM से आपको पता है कि हैदराबाद के सांसद जो क्या नाम है, ओवैसी साहब, इसी पार्टी से आते हैं। ये पार्टी आज भी जिंदा है। MIM का स्टैंड था कि जो हैदराबाद है पाकिस्तान से मिलना चाहिए, और बीच बीच में ये विचार था कि ना हो तो कम से कम आज़ाद रहना चाहिए, भारत का हिस्सा तो नहीं बनना है। तो वहां के नवाब ने MIM को खूब सपोर्ट किया, और एक संगठन बना जिसको बोलते हैं रजाकार। रजा शब्द का मतलब होता है मर्जी, रजामंदी बोलते हैं ना, रजामंदी, मर्जी। तो रजाकार का मतलब है जो क्या है, स्वैच्छिक रूप से आए हैं, वॉलंटियर्स हैं। और ये वॉलंटियर्स कौन थे, जो MIM की विचारधारा के तहत हैदराबाद को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते थे। इनकी संख्या 1 से 2 लाख के बीच में थी, और ये हिंसक कार्रवाई में विश्वास रखते थे। इन 1.5-2 लाख लोगों ने इस 1 साल में स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का फायदा उठाते हुए इतनी क्रूरताएं बरपानी शुरू कर दी। जो बारामूला में वहां हो रहा था वो हैदराबाद में वैसे ही हो रहा था। और इन्हें टारगेट पे कौन था, वो सब लोग जो भारत के पक्ष की बात करते थे, जिनमें हिंदू ज्यादा थे। उस समय वहां पर हिंदुओं में भी ऐसा समूह डेवलप हुआ जो खूब आक्रामक बात कर रहा था। रजाकारों ने उन व्यक्तियों को जो भारत के पक्ष में थे चुन चुन को मारा, खूब हिंसा की, कई तरह की दुर्घटनाएं वहां पर हुई। पटेल तक खबरें आती थी, नेहरू तक भी आती थी। नेहरू इस मामले में थोड़ा सा कच्चे थे। उनको लगता था कि यार पहले कश्मीर का हमारा UN में चला गया है, अभी नया नया देश स्वाधीन हुआ, बदनामी हो गई कि हम कब्जा कर रहे हैं हर जगह, अच्छा नहीं लगता है। अब 1 साल स्टैंड स्टिल है, कोई बात नहीं, उसके बाद देखेंगे।
पटेल को रोज लगता था कि काम निपटाऊं जल्दी से किसी तरह से। अंत में यहां तक कहते हैं कि पटेल ने बिना नेहरू से सहमति लिए 13 सितंबर 48 को सेना भेज दी हैदराबाद के अंदर। चौधरी साहब थे उस सेना के प्रमुख, उनसे कहा कि जाओ जितना जल्दी निपट सके निपटा के आओ। उम्मीद थी कि 2-4 दिन में निपट ही जाएगा। 5 दिन लगे निपटाने में। 18 सितंबर को हैदराबाद की सेना, जिसके प्रमुख एक यूरोपियन थे, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और भारतीय सेना ने हैदराबाद पर कब्जा किया, जिसको ऑपरेशन पोलो कहते हैं। कहा जाता है कि नेहरू इस बात से बहुत खुश नहीं थे और हैदराबाद का शासक इसी दौरान पहुंच गया सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएन में, और उसने वहां ये कहा कि भारत ने हम पे हमला किया है, भारत एक आक्रमणकारी देश है। नेहरू अंतर्राष्ट्रीय छवि को लेकर बहुत कॉन्शियस रहते थे, क्योंकि वो ग्लोबल नेता थे, उनको लगता था कि हर जगह थोड़ी छवि ठीक रहनी चाहिए। पटेल जी को लगता था कि भाड़ में जाए अंतर्राष्ट्रीय मामला, यहाँ निपटा लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाद में देख लेंगे। तो यूएन ने पूछा भारत से कि आपने सेना क्यों भेजी, तो पटेल का जवाब गया, सेना नहीं है, पुलिस है। छोटी मोटी बात थी, कुछ खास बात नहीं है, पुलिस है, सेना नहीं है। 5 दिन में निपटाया। इन 5 दिन और इससे पीछे रजाकारों के मामले में जो हिंसा हुई, नेहरू जी ने एक आयोग बनाया, सुंदरलाल आयोग बोलते हैं। उस आयोग की रिपोर्ट है कि 20,000 से 40,000 के बीच में लोगों की मृत्यु हुई इस 9-10 महीने के समय में, विशेष रूप से इन 5 दिनों में। और कुछ पत्रकार कहते हैं कि यह संख्या 2 लाख के आसपास है। 2 लाख हत्याएं हुई उस 7-8 महीने में, मुख्य रूप से उन 5 दिनों में। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इतिहास में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उस समय कलंक लगती हैं, बाद में कोई इनको याद भी नहीं करता है। हैदराबाद को लेकर आज कोई नहीं कहता कि भारत ने गलत तरीके से मिला लिया, क्योंकि ठीक लगा उस समय। हैदराबाद आ भी गया। उसके बाद 1956 में हैदराबाद का तेलुगु भाषी हिस्सा आंध्र प्रदेश बन गया, मराठी भाषी महाराष्ट्र में चला गया, कन्नड़ भाषी कर्नाटक में चला गया। अब तो वो हैदराबाद की जो रियासत थी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, खत्म ही हो गई। इस चीज से निकले ही थे तो नेहरू को लगने लगा कि बहुत हो गया, और अंत में तय हुआ कि सीज फायर को हम माने। सेना ने कहा कि सर 2-3 महीने और दे दो, निपटा देंगे, कम से कम कश्मीर खाली करवा लेंगे पूरा। पर नेहरू के मन में यह भय था कि अब यह मामला अंतर्राष्ट्रीय युद्ध का बन सकता है, पाकिस्तान की सेना हमला कर सकती है, और फिर एक नए नए देश के सामने चुनौतियां इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि मैनेज करना मुश्किल होगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि नीयत पर शक मत कीजिए। उस परिस्थिति में उस व्यक्ति को जो ठीक समझ में आया उसने वो किया। हम लोग भी होते शायद कुछ गलती कर बैठते, ऐसा थोड़ा ना कि नहीं करते, कोई भी कर सकता था, वो भी कर सकते थे। और इस प्रकार हैदराबाद हमारे कब्जे में आ गया, जूनागढ़ आ ही चुका था, कश्मीर 2/3 भारत का हिस्सा हुआ, 1/3 उनका पास है, जिसको वो बोलते हैं आजाद कश्मीर, हम बोलते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और यहां से शुरू होता है जम्मू कश्मीर का आगे का हिस्सा, जो हम संवैधानिक हिस्सा मानते हैं। कि इस झगड़े के बाद अब क्या होगा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सर्शन ठीक वही है जैसा जूनागढ़ का भी था, जैसा मैसूर का था, जैसा हैदराबाद का था, सबका एक जैसा है। इसलिए अगर कोई आपसे कहे कि विलय पत्र की शर्तों पर ध्यान देना चाहिए, वो शर्तें सबकी एक जैसी थी, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कश्मीर का मामला जो अलग हुआ वो 2 नवंबर 47 की स्पीच से हुआ, जब प्रधानमंत्री ने कह दिया कि हम प्लेबिसाइड करवाएंगे, और जब यूएन में भी ये बात आ गई, और जब माउंटबेटन ने पहले ये बात कही थी। माउंटबेटन का विचार था जो नेहरू को अच्छा लगा था, और नेहरू ने इस बात को कह दिया था। वहां से सिचुएशन चेंज हो गई। शेख अब्दुल्ला 1947 में जब जेल से छूट गए, तो शर्त ये भी रखी थी नेहरू ने कि जब आप विलय पत्र पर साइन करेंगे तो उसके बाद इमरजेंसी के दौर में, आपातकाल में शेख अब्दुल्ला प्रशासन को संभालेंगे। तो राजा हरि सिंह ने आदेश जारी कर दिया, शेख अब्दुल्ला इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन के प्रधान होंगे। ये 30 अक्टूबर 1947 की बात है, उस दिन से वो प्रधान बन गए।
अब शेख अब्दुल्ला मैनेज कर रहे हैं कश्मीर घाटी को, और वो इस पूरे युद्ध में इंश्योर कर रहे थे कि युद्ध में वहां की जनता पाकिस्तान के खिलाफ रहे, भारत के पक्ष में रहे। उसके कुछ दिनों के बाद शेख अब्दुल्ला पूरी तरह से वहां के प्रमुख बना दिए गए, हरि सिंह के हस्ताक्षर से ही बने। तो शेख अब्दुल्ला वहां पर केंद्र में आ गए और राजा हरि सिंह बैकग्राउंड में चले गए। अब सवाल था कि आगे क्या करना है। अभी तो सिर्फ ये तय हुआ है कि हम भारत का हिस्सा बन गए हैं, लेकिन भारत का हिस्सा बनने के बाद जो बाकी शर्तें हैं, जब तक प्लेबिसाइट ना हो जाए, बाकी चीजें ना हो जाए, उनका क्या करना है। उनके लिए 1949 में, आपको ध्यान रखना है कि 1949 में भारत की संविधान सभा अपना काम पूरा करने वाली थी। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हुआ, मतलब संविधान के शुरुआती कुछ हिस्से लागू हो गए, और नवंबर शुरू हो रहा था, जम्मू कश्मीर को संविधान में भी लेके आना था। तो 1949 की जून में एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में मुख्य रूप से 3 लोगों ने भाग लिया। एक थे शेख अब्दुल्ला, एक थे वल्लभ भाई पटेल और एक थे जवाहरलाल नेहरू। इन 3 लोगों की मीटिंग हुई। इस मीटिंग को कुछ लोग दिल्ली अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, दिल्ली समझ कहते हैं। मैं दिल्ली समझौता नहीं कह रहा हूं, दिल्ली समझौता 1952 में हुआ था। ये दिल्ली अंडरस्टैंडिंग है, दिल्ली समझ है। इसमें यह तय हुआ कि भाई अब जैसे भारत की संविधान सभा संविधान बनाई रही है, तो जम्मू कश्मीर के साथ जो कुछ भी करना है उसको संविधान में ही कर लेते हैं। सहमति बन गई, और सहमति बनने के कुछ दिनों के बाद जम्मू कश्मीर से 4 व्यक्ति हमारी संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बन गए। उन्हें विशेष प्रस्ताव से संविधान सभा का सदस्य बनाया गया, और हमारी संविधान सभा में जो नए मेंबर शामिल हुए उनमें से एक का नाम था शेख अब्दुल्ला। वो खुद मेंबर बने। ध्यान रखना है, शेख अब्दुल्ला हमारी संविधान सभा के सदस्य भी थे लेटर फेज में। एक मिर्जा अफजल बेग, अफजल बेग शेख अब्दुल्ला के सबसे, मतलब समझ लीजिए कि जो नरेंद्र मोदी के लिए अमित शाह हैं, वो शेख अब्दुल्ला के लिए अफजल बेग हुआ करते थे। अफजल बेग हमेशा उनके, मतलब जो जय और वीरू की जोड़ी है ना, वैसी जय और वीरू समझ लीजिए, इस तरह का साथ इन लोगों का था। तीसरे एक मसूदी नाम के नेता थे, और चौथे व्यक्ति थे मोतीराम बागड़ा। एक हिंदू थे, 3 मुस्लिम थे। ये 4 व्यक्ति जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधि के रूप में हमारी संविधान सभा में शामिल हुए। संविधान सभा में सहमति बनी कि भारत सरकार ने कश्मीर से क्या समझौता किया है, उस समझौते के तहत कुछ विशेष उपाय जम्मू कश्मीर के लिए करने होंगे, क्योंकि प्लेबिसाइट होना है। जब तक होगा, अब कब होगा पता नहीं, जब पाकिस्तान पीछे हटेगा, फिर भारत पीछे हटेगा, फिर स्थानीय प्रशासन प्लेबिसाइट करवाएगा। कंडीशंस इतनी सारी हैं, और ऐसे मामले में कोई देश अपनी सेना पीछे लेके जाता नहीं है। ये तय था कि होना है नहीं, तो था कि अब कैसे मैनेज करें। इन चारों ने संविधान सभा में अपनी बात रखी। संविधान सभा ने आम सहमति से, इस पर गौर कीजिएगा, हमारी संविधान सभा ने किसी भी आर्टिकल को इंक्लूड करने के लिए वोटिंग नहीं करवाई। संविधान सभा ने शुरू में एक बात तय कर ली थी कि हम वोटिंग नहीं करवाएंगे, क्योंकि वोटिंग से मतभेद होते हैं। हम बातचीत करेंगे, रास्ता निकालेंगे, और अंत में कोशिश करेंगे कि हर मुद्दे पर सर्वसम्मति से बात बने। ये बहुत अच्छा स्टैंड था हमारे संविधान सभा का, ताकि बाद में ये ना कहा जाए कि ये आर्टिकल तो बीजेपी लाई थी, ये आर्टिकल कांग्रेस लाई थी, ऐसा ना कहा जाए। पूरा संविधान, पूरी संविधान सभा लाई थी, ये सहमति हमने बनाई। पूरी संविधान सभा ने 306A नाम से एक आर्टिकल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में तैयार किया, और यही आर्टिकल जब कॉन्स्टिट्यूशन फाइनल हुआ तो बन गया 370। कुछ लोग कहते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर तो 47 में आया, 370 फिर 49 में क्यों आई, 2 साल बाद ऐसा क्या हो गया था। किसी की बात पे मत आइए, ये सारा एक प्रोसेस है। संविधान सभा की सहमति से 306A बना, जो फाइनल ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में 370 हो गया। 370 में क्या है, जब ये समझना है कि वो कैसे हटा, तो पहले ये समझिए कि 370 में लिखा क्या हुआ था, क्योंकि 370 एक कॉम्प्लिकेटेड आर्टिकल है, उसको ठीक से समझना जरूरी है। अनुच्छेद 370, सबसे पहले समझिए कि हमारे संविधान का भाग 21 है, और भाग 21 में आर्टिकल 369 से 392 तक का हिस्सा शामिल है।
चलें जी, वीडियो स्टॉप कर दी है, काफ़ी लंबी हो जाती है वीडियो। तो आज का जो टॉपिक था वो था हैदराबाद वाला, और जिस तरह उसको कब्जाया गया इंडिया की तरफ से। तो पाकिस्तान का ना वो जो कहते हैं ना बलूचिस्तान, उसको कब्जा किया गया, कब्जा ही किया गया, लेकिन हैदराबाद को भी कब्जा ही किया गया। जिस तरह सर बता रहे हैं कि साल का मुआहदा हुआ था, साल का मुआहदा लिखा हुआ, और उसके ऊपर फिर ना रहे तो पहले ही आर्मी भेज के तो दो हालांकि नेहरू जी ऐसा नहीं चाहते थे, वो तो अमन उसको बताया भी नहीं गया था भाई। लेकिन वल्लभ भाई पटेल यहाँ पे ना वो सीने का जोर लगाते थे। असल में भाई पटेल और चीज थे, पटेल समझदार बंदे थे भाई साहब। 2 लाख समझदारी है, 2 लाख इंसान भी मरे ना, तो ये भी तो बात किसी खाते में जानी चाहिए ना। वो किसी खाते में भी नहीं। 2 लाख इंसानों की यार, कोई मतलब एक स्टेट लेने के लिए वो युद्ध ही हुआ, और क्या हुआ फिर? युद्ध नहीं, वो तो नेकी का काम किया था, युद्ध ही हुआ ना, वो भी तो 2 लाख। ऊपर से पता बोलते क्या है, उस एरिया के अंदर बोल रहे थे हम जी वो वोटिंग करवाएंगे, हाँ। वोटिंग के जरिए लेंगे। और कश्मीर का जब मामला आता है, नहीं वो जूनागढ़ के अंदर वोटिंग की हाँ, जूनागढ़ वहाँ पर ज्यादा जो हिंदू लोग थे ना, तो वहाँ पर भी उनको वोटिंग पता था अभी ये हमारे हिस्से में आएंगे। और जब मुसलमानों के 2 एरिया थे, हैदराबाद और कश्मीर, उसमें के बात आई तो वोटिंग का जी मामला नहीं है, मिल बैठ कर सुलझाव के जरिए हम कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। तो ये अपने लिए और जो कानून है दूसरों के लिए, और ये बात भी तो ठीक नहीं है ना। वही यही तो चीज है भाई साहब। ये सियासत, ये ऐसा पॉइंट थे कि जिसने पहले स्टेप ले लिया वो चीज वो आगे हाँ, बढ़ गया। बिल्कुल। पाकिस्तान ने स्टेप लिया पहले, चलो कश्मीर आधा तो हुआ, चलो कुछ हिस्सा तो आया, अगर ना लेता तो सारा कश्मीर इंडिया की तरफ जाना। बिल्कुल नहीं, असल में वो जो पुल टूटा था ना, हाँ, कश्मीर आज टोटली पाकिस्तान का हिस्सा होना था, वो पुल 2 दिन टूटने रुकने की वजह से 2 दिन लेट हो गए, और इतने में जो है इंडियन सेना वो वहां पहुंच गई। तो भाई साहब ये बाकी बात इतनी है कि जो इस टॉपिक में है कि जो होने थे, वोटिंग होनी थी, वो तो सही बात है कि वोटिंग हो भी नहीं सकती थी। और दूसरे क्या नाम था, जवाहरलाल नेहरू, वो इसलिए रजामंद हुए कि उनको यकीन था कि जो है ना, अगर वोटिंग हुई तो भाई हमारे पक्ष में होगा फैसला कश्मीर का। तो वो कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि वो भी कश्मीरी थे, उनको भी पता था। और बाकी बात पाकिस्तान की, तो उसके ऊपर जो शर्तें थी वो सख्त थी, ना वो पीछे हटता, ना वो आर्मी निकालते, इतना मतलब इतनी कुर्बानियां दे के भाई लोग शहीद तो हुए थे। हाँ, अब कैसे पीछे ये बात है, पीछे हट जाता तो इंडिया और कब्जा कर लेता। हाँ, ये तो बात क्या होना दोनों था? तरफ से क्या होना था? कुछ भी नहीं होना था। इसलिए उन्होंने नहीं हटना था। नहीं हटता, कोई भी नहीं हटता, कोई भी वैसे नहीं, कोई ना भी वो नहीं। हटे ना ये हटे। लेकिन ये एक बात जो है ना, वो पास्ट में हो गया। हैदराबाद भी तो भूल गया भाई, सही बात है। हाँ। उनको भी तो मार मूर के कब्जाया गया। बाद में भाई रियासत का वजूद कैसे खत्म किया? हाँ। 3 टुकड़ों में बांट कर उसका नामो निशान ही खत्म कर दिया। पंजाब के साथ भी तो यही हाल किया है। हाँ, पंजाब के कितने टुकड़े, आधा पाकिस्तान में कुछ आ गया हिस्सा, कुछ जो है वो हरियाणा बन गया, अरुणाचल प्रदेश एक मेरे ख्याल में, हाँ। अरुणाचल प्रदेश ही कोई ऐसे ही है। 3 टुकड़े जो पंजाब के किए थे, हरियाणा, पंजाब, और तीसरे का मुझे नाम याद नहीं, अरुणाचल प्रदेश है कि कौन सा है। तो ये 3 जो है स्टेट बना दी, तो वो कमजोर हो गई। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि वो ताकत खत्म हो पंजाब गई। से ना वो आवाजें उठती थी खालिस्तान की। अच्छा। तो वो बड़ा सूबा वो क्लियर कर दिया उन्होंने, 3 टुकड़े करके वो जी कमजोर हो गए। अगर कल को टुकड़े अलग करना भी होगा तो एक थोड़ा सा हिस्सा थोड़ा अलग सा। करना है, बट बाकी हिस्सा तो इंडिया के साथ इंडिया के साथ ये तो होता है। हैदराबाद की वो अब असली हालत नहीं रहने दी। लेकिन पाकिस्तान की मुझे आज भी समझ नहीं आती कि बलूचिस्तान से आवाजें उठती हैं कि हमें आजाद कर दो, अलहदा कर दो, कब्जा आया हुआ है, ये है वो है। ठीक है, पाकिस्तान से वो काम नहीं हुआ भाई, पड़ोस में हुआ। कंट्री को लूटे या अपने कंट्री को संभाले, यही तो चीज है भाई साहब। ये कुछ स्टेप लेने होते। अगर जिस तरह ये अलग अलग स्टेट बनी है, असल में ना बलूचिस्तान के भी 3 होते, 4 जिस एरिया के ज्यादा असल में जिस ना एरिया तारक के भाई, ज्यादा आवाजें उठती जो- उसको अलहदा कर लेते, बाकी वो 2 3 4 और टुकड़े कर देते ताकि मेन आवाजें वजह उठना भी पता कम क्या हो जाती बनी? थी। कायदे आजम की वफात हो गई। हाँ, मेन प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम ही मेन वही। अगर वो हमें तो 2-4 लगता है साल उसको जिंदा कि- रह जाते
तो आज भाई पाकिस्तान साहब की उनके ये हालत ना, नहीं उनकी होती। वैल्यू कंट्रोल आर्मी के पास ना होता, हाँ। कंट्रोल आर्मी के पास ना उनकी होता। वैल्यू थी और वो बंदों को कन्वेंस कर लेते। हाँ, उनका नाम था। उनकी डेथ से ही ना भाई साहब तमाम प्रॉब्लम जो है। और बाकी भाई साहब ये ज्यादा जमीन जो है ना कब्जाने का पाकिस्तान को ही नहीं था, इंडिया को भी काफी था। कितनी स्टेटें कुछ प्यार से वल्लभ भाई पटेल ने, वल्लभ भाई पटेल ने वो तो जबरदस्ती और करते ऊपर हैं, से बात क्लियर हो गया। मिशन पोलो के हमने मतलब पुलिस भेजी है, आर्मी नहीं भेजी वहां पर। हाँ। तो वो कहते हैं ना, आप करे तो ठीक, दूसरा करे तो गलत। गलत। तो पाकिस्तान ने जो कश्मीर पे हमला किया वो जी गलत है, और जो हैदराबाद पे इंडिया ने किया वो जी सही है। तो ये सिलसिला ये जो, लेकिन बात ये है लेकिन कि इस सिलसिले के अंदर तारक भाई जो कश्मीर का मुद्दा ना, जो जिसके पास है अगर वही उसके पास रहे तो अच्छी बात है, वरना और बात- उसका कुछ हाँ। हो सकता है। अब वो पहले वाली जंग भी नहीं रहेगी। वो तो ये भी कोशिश कर रहे हैं हम ले गए, अब इंडिया भी शुरू हो गया, लेकिन इससे मामला गंभीर हो सकते हैं एशिया के ऊपर से नहीं, अब वो सीज फायर ऑर्डर वाला जो मामला है वही चल रहा है फालूका ना। लोग वही अभी- वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, वही दोनों हो रहा है। कंट्री वही कर रहे हैं। तो ये अच्छा है, चलो ये इतना कम ऐसा से कम ना कब्जा भाई साहब, किया ये है। जो ऊपर की ताकतें, इनका ये फायदा है कि चलो दोनों कंट्रियों को डर तो होता है कि भाई ऊपर से प्रेशर आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर ये चीजें ना होती तो आज तक ये दोनों कंट्री आपस में लड़ लड़ के मर चुके होते। सही बात। बहुत नुकसान होता। चलो ये ऊपर वाले कंट्री का ये भी भला हो, हालांकि वो लड़वाते भी वही हैं, हाँ और ऊपर से ना वो सुलह भी वही करवाते हैं। जी। और बाकी भाई ये है कि जो पास्ट में हो चुका है वो भूल गए, सारे भूल गए। लेकिन जो है मौजूदा हालत में ये है कि जो कश्मीर इंडिया के पास है, इंडिया के पास रहे, उधर लोगों की भलाई और डेवलपमेंट हो रही है अच्छे से। जी। और जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान भी अपने हालात को देखे जो है दिवाली के कगार पर पहुंचा हुआ है। अपनी इनकी कुर्सियों के जो मामलात है वो सुधरते नहीं है। कश्मीर की बात हर दफा कर देते हैं। भाई जो अपने पास कश्मीर है उसको संभालें, उसमें डेवलपमेंट करें, अपने लोगों की जिंदगी बेहतर बनाएं। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। हमें उस कश्मीर से वो ना भी मिले ना, हाँ। हमारा 75 साल से गुजारा हो नहीं हो रहा है बिल्कुल। आगे भी अरे भाई अपना- हमारे रास्ते कितने हैं जी बिल्कुल। इंडिया के लिए। तो वो कश्मीर इसलिए जरूरी क्योंकि एशियन कंट्री के साथ जाने के लिए रास्ते उनकी तो मजबूरी है ना, और इनकी तो ये कोई मजबूरी नहीं। ये कश्मीर ना पाकिस्तान में ही जाना था। वो क्या नाम था, वो सैयद की क्या नाम था उनका, शेख अब्दुल्ला शाह, शेख अब्दुल्ला, हाँ शेख अब्दुल्ला। यार एक बंदा जेल में है, उसे जेल से निकाल कर लीडर बनाया जाता है, फिर उसे संविधान में लाया जाता है और वोटिंग नहीं करनी जी। और ऊपर से ये बोला जाता है कि वोटिंग- पाकिस्तान के खिलाफ ये हम जो आपको नुमाइंदे बताया है, इंडिया के अमेरिका चार के जो नुमाइंदे। सिलेक्ट कर लिए गए हैं ना, इनके अलावा मतलब और नहीं आएंगे। तो मेन तो उनका वही था, उससे जो मर्जी काम करवा लेते। सही मैं बात। कुल मिलाकर कहने की यही बात था, यूसुफ भाई वो जो है ना मुसलमान है, वो मुसलमानों के खिलाफ गद्दारी करते रहे बिल्कुल, शुरू से। बिल्कुल। ये नहीं आज से शुरू से गद्दारी वो करते असल में रहे। पाकिस्तान में नहीं उस आना वजह से चाहता। तो पीछे है हाँ। भाई। पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहता था उसकी। लेकिन हरी सिंह जो है वो भी तो इंडिया में नहीं मिलना चाहता था, हाँ। इसलिए तो उसको असल भी हटाया गया। वो उसको ये भी था ना कि मैं राजा बनूंगा, इंडिया में मिल जाऊंगा, तो उसको क्या मिलता। मतलब वो अपनी आजादी तो चाहता ही था ना। हाँ, उसकी ना कोशिश पाकिस्तान ये में थी शामिल होना कि चाहता मेरा था। मैं उधर मिल गया तो भाई राजपाट चला जाएगा, तो राजपाट बचाने के लिए तो राजपाट तो वैसे भी गया, फिर जब शेख अब्दुल्ला आए तो हट गए वो। अच्छा हाँ। ये जो तीनों हाँ। जूनागढ़ और जो हैदराबाद जो है कश्मीर, ये तीनों मुद्दे जो सेंसिटिव है और इनके ऊपर जिन जिनका कब्जा है मेरे ख्याल से उन्होंने कब्जा ही है। हैदराबाद को भी कब्जाया गया, जूनागढ़ को भी, और जो जूनागढ़ में तो कश्मीर कश्मीर है हो गया था ना वोटिंग। चलो वही में मुद्दा तो इलेक्शन सेंसिटिव ही था ना, सेम था मुद्दा, वो भी सेम। सेम था ना। लेकिन जो जिनके पास है मेरे हिसाब से वो कब्जा ही गया भाई। कब्जा वो भी कब्जा था कश्मीर के ऊपर, जो पाकिस्तान का वो भी कब्जा बोले, इंडिया का कब्जा है वो भी कब्जा बोले, हैदराबाद के ऊपर लेकिन वो भी इंडिया कब्जा, की तरफ से ना- जूनागढ़ का बोले वो भी कब्जा ही है भाई। ये वल्लभ भाई पटेल ये तो नहीं भी हम लोगों को बोलते भी ये कब्जा है और नेहरू बाकी जी को बोलते ये अमन हमारे चाहते हिस्से में थे। आया था। और भाई साहब वो दूसरों की राय के इंडिया- मुताबिक चलते थे कि कोई आना चाहे तो ठीक है, नहीं आना चाहे तो भाई उसकी वोटिंग होगी। अगलों की राय जो है ना वो जानना जरूरी ये है। वो बंदे तो ठीक भाई थे, साहब वो ना नहीं, लेकिन जो है ना शांति वाले बंदे थे, शांति वाले बंदे लड़ाऊ थे, वाले नहीं थे। लेकिन ये भी तो है ना आज इतना बड़ा हिंदुस्तान है तो उसके पीछे भाई वल्लभ भाई पटेल का ना बहुत बड़ा हाँ हाथ है। ये तो बात और है। उनका जो लेकिन उसमें तारक भाई ये देखो ना, चलो आज तो वो इकट्ठे हैं, लेकिन उस वक्त जो लोग मरे, वो जो 2 लाख एक स्टेट से आदमी मर गया,
भाई उनकी कुर्बानियां किधर गई? ये भी तो बात वो है। मुसलमान थे, वो रेडिकलाइज थे, वो अच्छा। मरे, उनका कुछ नहीं होता। अच्छा वो अच्छा, अपने मुसलमान वाले का कुछ भी नहीं, और वो अपने रेडिकलाइज वाले थे, को उनको उनकी- मार के अच्छा किया, वो दुनिया से ना गंदगी खत्म कर रहे थे, वो ठीक था। तो बाकी जो बारामूला में किया वो तो भाई क्रूरटी थी, लोगों को मारा गया। पाकिस्तान के जो गए थे वो कबायली लोग, उन्होंने उधर बारामूला में लोग लड़कियों की इज्जतें लूटी, उनको मारा, वो जुल्म था। और इज्जतें लूटना जो है ना गलत बात है भाई, वैसे भी किसी को मारना ही सबसे बड़ी बात तो गलत है भाई। और कब्जाना भी गलत ही है, चाहे पाकिस्तान ने कब्जाया चाहे इंडिया ने, भाई गलत था, कब्जा ही है, बिल्कुल। और ये जबरदस्ती कब्जा। हाँ। लेकिन आज जो है वो उनकी नस्लें वही देख रही हैं, वो अभी खुश हैं कि भाई हम इंडियन हैं, वो कहते हैं हम इंडियन हैं, इधर से कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं। तो ये बात है, अब उनकी नस्लें खुश हैं, लेकिन अब लेकिन उन्होंने कुर्बानियां दी ना अब भाई। वो भी तो सोचे ना कि भाई लेकिन ये बात है, हुकूमतें हमारी नहीं ना चाह रही, वो जो रोटी खा रहे हैं वो क्यों खा रहे हैं? लड़ाई झगड़ा तो कश्मीर के अंदर ही होने हैं ना, हमारे फैसलाबाद के अंदर या किसी और एरिया के अंदर, हमें तो कुछ नहीं ना परेशानी तो उन लोगों के लिए जिनके ऊपर वे उधर वाले कुरान में बातें ना कर रहे हैं, इधर कश्मीर वाले तो कुरान कर ना रहे हैं। कश्मीर दोनों भी सुख शांति से नहीं रह रहे, इतनी आर्मी लगी हुई दोनों कश्मीरों में, और उनकी उनका कोई कोई प्राइवेट मतलब जिंदगी नहीं कोई- है, जिधर को जाता है उधर चेकिंग। आर्मी चेकिंग ये वो सारा कुछ, तो उनकी जिंदगी भाई मुश्किल होती है। सिविलियन एरिया जो होता है ना, वहाँ पे ऊपर बंदा से भी आसानी नेट से भी बंद कर देते हैं, सही बात है, सड़कें बंद मुश्किल कर दी है, जाती कोई हैं, सहूलत अगर नहीं कोई होती, गैर जिंदगी निकले मुश्किल है तो। भाई। तो ठीक है भाई साहब, अगला पार्ट भी आ जाएगा जल्दी, तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में भाई साहब 2 लाख बंदे की जो डेथ हुई तो वो क्या जुल्म नहीं था, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और मैं जो पाकिस्तान में बारामूला में किया ना पाकिस्तानियों ने, भाई उसको अच्छा नहीं गिर रहा, वो भी बिल्कुल वो गलत भी है। बिल्कुल गलत था, गलत है। और जो लेकिन इतनी- हैदराबाद में हुआ वो भी इतनी गलत मौतें था। तो नहीं ना हुई। 2 लाख भाई साहब, थोड़ा नहीं। तो ठीक है भाई, मिलते रहे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।